वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। हम लोग कवर कर रहे हैं रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स फॉर प्रीलिम्स 2022। ये है पार्ट नंबर 2। अगर आपने पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में और पिंड कमेंट में आप लोगों को पार्ट नंबर 1 का भी लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट। अनअकैडमी एक फ्री में टेस्ट करा रही है, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। तो 24 ऑफ अप्रैल को ये मॉक टेस्ट होने वाला है। जीएस पेपर 9:30 AM to 11:30 AM होगा और ये होगा कहाँ पे? दिल्ली टेस्ट सेंटर्स, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर। तो वहाँ पे आप लोग जाके ये टेस्ट दे सकते हो। डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग जब ये टेस्ट दो, आप एनरोल करने के लिए वेबसाइट पे यू कैन यूज़ द डिस्काउंट कोड दैट इज़ AMSLIVE। ठीक है, AMS लाइव का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। और अनअकैडमी को चूज़ करने के बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ भी है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज़ है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कि प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं। नए बैचेस भी लॉन्च आउट हो रहे हैं। मेगा कॉम्बैट भी है, हर बार की तरह संडे को फ्री में सुबह 11 बजे होता है, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सवाल होते हैं वो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग इस AMS लाइव वाले कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने रीसेंट जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट में आधार वर्डिक्ट कवर अप किया था, एडल्ट्री वर्डिक्ट कवर अप किया था, साबरीमाला वर्डिक्ट कवर अप किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और इस चीज़ को एग्री भी किया कि लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाएंगी जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। अब दोस्तों, अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये आप लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाउ बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, इस देश का कोई भी पिलर हो, इट इज़ अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी पिलर हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, दे आर अकाउंटेबल टू अस। और आर्टिकल नंबर 19 अंडर क्लॉज 1 सबसेक्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग उसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के आप अपनी ओपिनियन दे ही नहीं सकते हो किसी मुद्दे पर। दिस इज द रीजन कि इस तरीके की चीज़ें कि भाई कोर्ट में क्या चल रहा है उसके लाइव प्रोसीडिंग होनी चाहिए, लाइव रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। ऑल्दो अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा है वो इस तरीके की रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए। तो 3 जजेस बेंच ने इस चीज़ को एग्री किया दैट इट वुड सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड इट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नो सच एक्सप्रेस प्रोविजन इज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। पर इसकी कुछ चीज़ें आप सेक्शन नंबर 327 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में देख सकते हो, एज वेल एज सेक्शन 153B ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर भी देखा जा सकता है। तो सेक्शन 327 क्या कहता है CRPC का? वो कहता है that the place in which any criminal court is held for the purpose of inquiring into or trying any offense shall be deemed to be an open court। उस जगह को जहां पर इंक्वायर करने के पर्पज से यहां पर कोई काम चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको ओपन कोर्ट के रूप में डीम किया जाएगा। सेक्शन 153B कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC का ये कहता है कि प्लेस इन विच एनी सिविल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्राइंग एनी सूट शैल बी डीम्ड एज ओपन कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक गाइडलाइंस बहुत ही जल्द इस मुद्दे के लिए क्रिएट की जाएंगी। ना हम लोग एक और चीज़ टॉपिक करने वाले हैं जो कि आज इंपॉर्टेंट है। दैट इज सुप्रीम कोर्ट सेड पैसिव यूथेनेशिया इज परमिसिबल। नाउ व्हाट इज यूथेनेशिया? यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी से अपनी जान लेना।
सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सैंक्शन दिया पैसिव यूथेनेशिया को इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट, जहां पर लिविंग विल अगर कोई एक पेशेंट देता है, खुद से इस चीज को एग्री करता है कि जो मेडिकल सपोर्ट है उसको छीन लिया जाए मेरे से, उसको विड्रॉ कर लिया जाए, चाहे वो व्यक्ति ये जानता हो कि भाई अगर मेरी शरीर से ये मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल सपोर्ट हट जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी, इस चीज़ को जानकर भी अगर वो व्यक्ति अपनी लिविंग विल देता है और वो व्यक्ति को ये भी पता है कि वो कोमा में चला जाएगा, किसी और चीज़ में चला जाएगा, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा मेडिकल सपोर्ट वापस खींचने में। नो, यहाँ पर सवाल आता है कि व्हाट इज लिविंग विल। लिविंग विल एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि अलाउ करता है एक पेशेंट को कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है पहले से ही कि ट्रीटमेंट कैसा किया जाए। व्हेन ही और शी इज टर्मिनली इल और नो लॉन्गर एबल टू एक्सप्रेस दी कंसेंट, वो व्यक्ति थोड़ा सा बीमार है या अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट में पेशेंट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो व्हाट इज पैसिव यूथेनेशिया? देखो, यूथेनेशिया दो तरीके से का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया के अंदर मतलब हमें पता है कि भाई किसी व्यक्ति को तकलीफ है और परमिशन लेने के बाद उसको किसी दवाई की मदद से या और किसी चीज़ की मदद से, इंजेक्शंस की मदद से उसकी बॉडी को किल करना, वह एक्टिव यूथेनेशिया के अंदर आ जाएगा। हम लोग जब पैसिव यूथेनेशिया के अंदर बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, या जो लगा हुआ है उसको वापस से खींच दे रहे हैं। पैसिव यूथेनेशिया वो कंडीशन है जहां पर there is a withdrawal of medical treatment with the deliberate intention to hasten the death of a terminally ill patient. सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को अरुणा शांगबंग केस के अंदर रिकॉग्नाइज किया, by which it had permitted withdrawal of life-sustaining treatment from patient not in a position to make an informed decision, because अरुणा शांगवाल was not in a position कि वो informed consent दे सकें, she was in coma. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल इज इंपॉर्टेंट। बोला गया कि इट इज द मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू अपॉइंट अ ट्रस्टेड पर्सन। किसी भी एक अपने ट्रस्टेड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा कि भाई आई एम टेकिंग अ डिसीजन ऑन हिज और हर बिहाफ कि जो मेडिकल सपोर्ट है वो खींच लिया जाए, वो वापस ले लिया जाए। ट्रस्टेड पर्सन इज अलाउड टू इंटरप्रेट द पेशेंट्स डिसीजन बेस्ड ऑन द म्यूचुअल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ट्रस्टेड पर्सन कैन डिसाइड ऑन द पेशेंट्स बिहाफ हाउ लॉन्ग द मेडिकल ट्रीटमेंट शुड कंटिन्यू व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस या पेशेंट कोमा वाली स्टेज में है। द विल बी रिकॉर्डेड और उस बिल को प्रिजर्व भी किया जाएगा। उसकी कॉपीज अलग अलग जगह पे भेजी जाती हैं जिससे जुडिशरी के अंदर कोई बाद में कोई और चीज़ ना हो ना। एक और बड़ा केस आया जो कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट से लिंक करता था। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड अमेंडमेंट टू द SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018। यहां पे जो किस्सा है वो एंटीसिपेटरी बेल का है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल, क्या होती है? देखो, बेल 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। चाहे आप रेगुलर बेल ले लो या जैसे इंटरिम बेल होती है। इंटरिम बेल कब होती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, वह व्यक्ति जेल में है, उसके बाद वो इंटरिम बेल ले रहा है। एंटीसिपेटरी बेल तब इशू किया जाता है जब एक नॉन बेलेबल वारंट निकल गया है किसी व्यक्ति के खिलाफ, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो बेल नहीं मिल सकती। बट अरेस्ट से पहले वो व्यक्ति हाई कोर्ट पहुंच जाता है और वहां से बेल ले लेता है। उस तरीके की बेल को एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर इस तरीके की बेल कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया था कि भाई एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके ऊपर बहुत बड़ा हवॉक हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट मस्ट एंड नो प्रायर अप्रूवल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सीनियर ऑफिसर टू फाइल FIR इन केस ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SCs एंड ST। कोर्ट ने इस चीज़ को भी अपहेल्ड किया कि जो सेक्शन 18A है SC/ST ट्राइब्स एक्ट अमेंडमेंट एक्ट का, वो ठीक है। सोल पर्पस यही था कि जो एंटी बेल प्रोविजंस हैं उनको डाइल्यूट किया जाए। नो, हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला, हाई कोर्ट वुड ऑल्सो हैव एन इनहेरेंट पावर कि वो ग्रांट कर सकते हैं एंटिसिपेटरी बिल इन केसेस इन विच प्राइमा फेसी इन एन ऑफेंस अंडर द एंटी एट्रोसिटीज एक्ट इज नॉट मेड आउट। बट हाई कोर्ट ने एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये भी बोला इट कुड क्वैश केसेस टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द एट्रोसिटीज लॉ। हाउएवर, court should take care to use this power to grant anticipatory bail only sparingly और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस के अंदर। बेंच हेड की जा रही थी जस्टिस अरुण मिश्रा जी द्वारा। इन्होंने बोला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट एसेंशियल बिफोर लॉन्चिंग एन FIR, एक FIR लॉन्च करने से पहले इस एक्ट के अंदर, और जो अप्रूवल होता है सीनियर पुलिस ऑफिसर का उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक्ट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल टू द एक्यूज्ड being charged with the SC/ST Act. However, a quash FIR in exceptional circumstances is allowed. Now यहाँ पे हमें याद करना है सेक्शन 18A क्या बात करता है ये नए वाले अमेंडमेंट का। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ज़रूरी नहीं होगी FIR रजिस्टर करने के लिए, और जो प्री अरेस्ट बेल जो सेक्शन 438 जो मैंने आपको बताया था एंटिसिपेटरी बेल का, वो अप्लाई नहीं की जाएगी इस SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, एंटिसिपेटरी बेल याद रखना है सेक्शन नंबर 438 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर आती है। क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। नाउ, सेंटर कैन विदहोल्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर RTI साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंटर गवर्नमेंट cannot withhold documents from disclosure under RTI Act, citing national security, if it is established that retention of such information produces greater harm than disclosing it. ये बोला गया कि RTI Act के अंदर नेशनल सिक्योरिटी साइट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को विदहोल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, पर हाँ जस्टिस जोसेफ ने यह भी बोला कि RTI एक्ट थ्रू सेक्शन 8 अंडर क्लॉज 2 सिटीजन्स के पास एक पावर रखता है जिससे सिटीजन हैव अ राइट टू डिमांड इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी मैटर का हो, चाहे वो मैटर देश की सिक्योरिटी का हो या वो मैटर किसी फॉरेन मुद्दे से रिलेट करता हो। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व कि सेक्शन 8 अंडर क्लॉज 2 जो RTI एक्ट का है वो एक लीगल रिवोल्यूशन लेकर आना चाहता है, कोई लीगल चीज लेकर आना चाहता है। सेक्शन 24 ऑफ द RTI एक्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू द अनरिलेंटिंग क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन एंड वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। पर फाइनली यही बात की गई कि जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समाज को हार्म पहुंचा सकते हैं या देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकते हैं, उनको सेंटर अपने पास रख सकता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि यहां पर जो मुद्दा आता है ना दोस्तों, वो आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और RTI के बीच में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंदर आया था बाय द ब्रिटिशर्स टू कीप सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, including but not always limited to information involving affairs of state, diplomacy, national security, espionage या बाकी जो state secrets थे। Whenever there is a conflict between two laws, जो provision थे RTI Act के, they override those of the official secret act. Section 22 जो RTI Act का है वो state करता है that its provision will have effect notwithstanding anything inconsistent with them in the official secret act. Similarly, section 8 under clause 2 जो है RTI Act का, a public authority may allow access to the information covered under the official secret act if the public interest is disclosure outweighs the harm to the protected interest.
तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि अगर इन दोनों के बीच में बात होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नेशनल सिक्योरिटी को वो डायरेक्टली हार्म नहीं करती तो पब्लिक इंटरेस्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। चलिए दोस्तों, एक और हम लोग इंपॉर्टेंट जजमेंट करने वाले हैं आज के सेशन में, दैट इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। Supreme Court has ruled that reservation in promotion is not a fundamental right, and the states cannot be compelled to make laws in this regard for SCs and STs. Section 16 under clause 4, 16 under clause 4A बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनेबलिंग प्रोविजन है जो स्टेट गवर्नमेंट को अनेबल कर सकते हैं, बट कोई फंडामेंटल राइट कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर किया जाएगा। It is a settled law that state cannot be directed to give reservation for appointment in public post. हाँ भाई, जिस स्टेट को ज़रूरत लगे वो करे, जिसको ना ज़रूरत लगे वो ना करे। अगले सेशन में हम लोग बाकी और इम्पोर्टेंट जजमेंट्स कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में।